Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Fida Hussain and our today's lecture is on pronoun. Before we take a start, all of you are supposed to look at this table and see the divisions of pronoun. Pronouns are divided into different categories. Number 1, subject pronoun. हर कैटेगरी के अंदर जो pronoun है उनका सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ रोल होता है. जैसे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे ही आएंगे, इनका और कोई फंक्शन नहीं है. इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये एज एन ऑब्जेक्ट ही आएंगे सेंटेंस में और इनका कोई रोल नहीं है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव की सेंटेंस के अंदर दो पोजीशंस होती हैं, याद रखना है. वी यूज इट आफ्टर वर्ब, राइट आफ्टर वर्ब, व्हेन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट. आई एंजॉयड इज अ वर्ब, माई सेल्फ अ लॉट, तो इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे इस पोजीशन को. अगर हम वर्ब से पहले यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, तो इसको हम एम्फेटिक या इंटेंसिव कहते हैं. तो जब ये इंटेंसिव होता है, पोजीशन पे होता है, तो ये सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा होता है. जैसे आई माई सेल्फ मेड टी, मैंने खुद चाय बनाई, और तब इसका तर्जुमा हम करेंगे खुद के साथ. myself, I, myself, we, ourselves, you, yourself, etc. जब ये वर्ब के बाद आता है तो ये एक्शन को रिवर्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, he killed himself, he killed himself. जब himself लगाएंगे इट मीन द डूअर ऑफ द एक्शन killed himself. तो ये एक्शन को रिवर्ट करने के लिए यूज होते हैं. एनीवेज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस can never be the subject of the sentence or object of the sentence. याद रखना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते. ये नहीं हम कह सकते माई सेल्फ हैज डन दिस, हम ये नहीं कह सकते आई इन्वाइटेड हिमसेल्फ. तो जहां भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाली फॉर्म जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये यूज करनी है, और जब भी सब्जेक्ट आएगा तो आपने सब्जेक्ट फॉर्म यूज करनी है. इनके कॉम्बिनेशन में भी आपने रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना. जैसे सब्जेक्ट के तौर पे आप कहें आई एंड हिमसेल्फ वेंट देयर, तो ये भी रॉन्ग होगा. ऑब्जेक्ट में भी एंड के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना. जैसे ही इनवाइटेड मी एंड हिमसेल्फ, तो ये भी रॉन्ग होगा. इन शॉर्ट, इस टेबल को आपने बार बार देखना है, इन प्रोनाउंस की जो डिविजन्स को देखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं. तो रिफ्लेक्सिव याद कर लें, ये कभी भी आपने एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट नहीं लगाना. आगे चलते हैं. प्रोनाउन के टॉपिक में जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स हम फाइंड करते हैं उसमें एक वर्ड बार बार आपको आएगा, वो है एंटीसीडेंट और प्रोनाउन रिलेशनशिप. तो ये एंटीसीडेंट क्या होता है, किसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का क्या रिलेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है. एंटीसीडेंट इज द वर्ड, नाउन और प्रोनाउन which verifies the use of a pronoun in a sentence. एंटीसीडेंट सेंटेंस के अंदर वो वर्ड होता है जो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस के अंदर किसी प्रोनाउन के यूज को वेरीफाई करता है कि ये प्रोनाउन ठीक लगा है या नहीं. यूं कह लें कि ये गारंटर होता है. जब प्रोनाउन की मिस्टेक हमने चेक करनी है तो एंटीसीडेंट वेरीफाई करता है कि प्रोनाउन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. दूसरी बात ये याद रखनी है, प्रोनाउन शुड बी सेम एज द एंटीसीडेंट. तो इसका जो रिलेशनशिप है आप समझ गए होंगे कि एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउन शुड बी सेम. Pronoun should be same as the antecedent in number, person and gender. नंबर कहते हैं सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को. पर्सन उसकी हालतें हैं जो हमने टेबल में पढ़ी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव, इसको पर्सन कहते हैं. और जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल. अगर आपका नाउन मेल फीमेल या एंटीसीडेंट आपका मेल फीमेल है तो आपका प्रोनाउन भी मेल फीमेल ही लगेगा. मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल. पिछले लेक्चर में मैं ये चीज वाजे कर चुका हूं. देयर आर 6 फीचर्स अ नाउन कैरीज. नाउन की 6 फीचर्स होती हैं और वही प्रोनाउन के अंदर होने चाहिए. लुक एट द एग्जांपल. चिल्ड्रन हो तो हम प्रोनाउन दे लगाते हैं. अगर प्रोनाउन दे लगा है तो चिल्ड्रन उसका एंटीसीडेंट होगा. अब चिल्ड्रन प्लूरल है
तो ये प्रोनाउन भी प्लूरल लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज इक्वल इन नंबर टू इट्स एंटीसीडेंट। नंबर 2, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ये आप केस चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट में सेंटेंस के अगर ही है तो आगे उसी की हालतें इस्तेमाल करेंगे, उसी की डिफरेंट फॉर्म्स यूज होंगी, ही, हिज, हिम। जैसे ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ये नहीं करेंगे ही इज डूइंग माई ड्यूटी, तो माई नहीं लग सकता उस सेंटेंस के अंदर, तो इस तरह वो केस एरर बन जाएगी। जैसे हिम है, इसको हम चेक करेंगे स्टार्ट वाले के साथ मैच करके, यहाँ हिम में लगना है तो इसका एंटीसीडेंट ही हो जाएगा जो कि एक प्रोनाउन है। तीसरी एग्जांपल में देखें, आ वुमन का प्रोनाउन है शी। अब सेंटेंस में अगर शी, हर सेल्फ लगा है तो हमने देखना है ये प्रोनाउंस हैं और इसको मैच करना है हमने नाउन के साथ जो कि उसका एंटीसीडेंट है। तो आ वुमन जो कि नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया प्रोनाउन शी, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो याद रखें इसको ही हम जेंडर कहते हैं, आ वुमन और शी जेंडर है। अगर आप मैन होता तो हम ही लगाते। तो ये जो प्रोनाउंस हैं हमेशा ये अपने एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपने जब भी प्रोनाउन की एरर को देखना है सेंटेंस में, अगर एरर है तो आपने देखना है अंडरलाइंड प्रोनाउन को उसके नाउन के साथ मैच करना है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में प्रोनाउन रॉन्ग हो तो प्रोनाउन अंडरलाइन किया होगा और उसका एंटीसीडेंट अनअंडरलाइंड होगा, और ये काफी सारे भी हो सकते हैं और आपने फाइंड करना है सेंटेंस में कि कौन सा एंटीसीडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स आपके लिए मुश्किल रहेंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार इसको याद करें, इसको देखें। एंटीसीडेंट इज द वर्ड, नाउन और प्रोनाउन विच वेरीफाइज द यूज ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। रूल नंबर 1, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल्स में पढ़ा, प्रोनाउन जेंडर, नंबर और केस के लिहाज से अपने एंटीसीडेंट के बराबर होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। A pronoun must agree with its antecedent in gender। पहले हम जेंडर का रूल पढ़ते हैं। Look at these examples। इसमें ये देखें, ये his है, प्रोनाउन है। हम इसको मैच करके देखेंगे इसके एंटीसीडेंट के साथ। Ben has just finished his worksheet। तो Ben is a male name, तो प्रोनाउन भी मेल है तो जेंडर ओके, करेक्ट सेंटेंस। नंबर 2, जेनी विल नेवर गिव अप हर प्लान। अब देखने ये हर सही लगा हुआ है तो हर को अपने इसके एंटीसीडेंट जेनी के साथ मैच करें। जेनी इज अ नाउन, फीमेल है, हर इज करेक्ट। तीसरी एग्जांपल में अ स्टूडेंट ऑफन फील्स एम्बैरेस्ड ड्यूरिंग हिज और हर। अब इसमें देखिए दोनों सिंगुलर हैं, मेल फीमेल दोनों, और इसका अब एंटीसीडेंट कौन सा है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जेंडर नहीं होती, कैन बी यूज फॉर फीमेल, कैन बी यूज फॉर मेल। तो अब देखते हैं इसको मैच करें तो ये करेक्ट है। अ कैट इज वेविंग इट्स टेल। अब ये देखना ये इट्स जो है ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो इसका एंटीसीडेंट है कैट जो कि सिंगुलर है, इट्स भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। इस तरह आपने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा जो प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन किया हुआ होगा और आपने उसको उसके एंटीसीडेंट जो कि बैक इनटू द सेंटेंस होगा वहां से फाइंड करके उसको टैली करें, देखें अगर वो इक्वल इन जेंडर है तो वो करेक्ट है। सिमिलर पॉइंट है नंबर में, ये सेम होने चाहिए। नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, द ज्यूरी। अब ये नाउन है जिसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं ताकि आपको एंटीसीडेंट की अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हमने ये चेक करना है कि ये इट्स सही लगा हुआ है या नहीं, तो हम मैच करेंगे इसको इसके नाउन के साथ, ज्यूरी। अब ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल। आपको रूल याद होगा, इफ द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स इज यूनाइटेड तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, अगर उनके मेंबर्स का एक्शन डिफरेंट है तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं। ज्यूरी इज अग्रीड ऑन इट्स वर्डिक्ट। अब अग्री है तो ये डेफिनेटली एक्शन सेम है, तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा, और जो केस में सिंगुलर है, इट्स वर्डिक्ट, इट्स करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में सेम सब्जेक्ट यूज हुआ, द ज्यूरी हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब हमने पहले ये देखना है कि देयर करेक्ट है या नहीं, प्लूरल है,
अब ज्यूरी उसी फॉर्म में जो पहले एग्जांपल में मैच करती है, बट अगेन ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब देखें ज्यूरी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन में फर्क है, इसका मतलब है उनका एक्शन सेम नहीं है, लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन हम कंसिडर करेंगे प्लूरल। तो अब ये जो प्रोनाउन मैच करे इसके साथ, अब ये प्लूरल सेंस में यूज हुआ है तो प्रोनाउन भी प्लूरल है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड एग्जांपल, द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर गाइड आर प्लेइंग इन द पार्क। अब इसमें देखें देयर गाइड, तो देयर को हमने चेक करना है ये ठीक है, तो लुक एट द एंटीसीडेंट। चिल्ड्रन ये एंटीसीडेंट है, प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, सो सेंटेंस इज करेक्ट। रूल नंबर 3, इसमें हम देखेंगे केस एरर्स को। केस मैंने जैसे बताया दे देयर देम है, तो सेम सीक्वेंस चलना चाहिए। अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन केस। लुक एट फर्स्ट एग्जांपल, इट इज दे हु हैव प्रूव्ड देयर टैलेंट। अब दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, इस तरह आपने चेक करना है। इट इज सो नाइस ऑफ हिम व्हेन ही हेल्प्ड हिम। अब ये जो दो प्रोनाउन इसमें हिम है और ही है, इन दोनों को कोऑर्डिनेशन, इनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन चेक करें, बोथ आर सेम, सो ये भी ऑर्डर करेक्ट है इसका। वी मस्ट कीप फास्ट एज इट प्योरिफाइज आवर सेल्फ। आवर, आवर इज प्लूरल प्रोनाउन, तो वी इसका जो केस है सब्जेक्ट फॉर्म में, तो वी सब्जेक्ट फॉर्म में है तो इसकी पॉजेसिव केस दोनों करेक्ट हैं। तो वी और आवर दोनों एक ही सीक्वेंस में हैं। दे ought to do their duty, they ought to do their tasks themselves। ठीक है, अब देखें दे के बाद देयर, देयर उसके बाद themselves, तो ये केस भी ठीक है। यानी प्रोनाउन में तीन तरह के कॉम्बिनेशंस आपने याद रखने हैं, जेंडर शुड बी सेम, नंबर शुड बी सेम एंड केस शुड बी सेम। रूल नंबर 4, स्टूडेंट्स आपने अक्सर सब्जेक्ट्स में देखा होगा एंड यूज हुआ होता है। अब अगर ये मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में यूज करूं, शी एंड सैंडी, सैंडी इज अ नेम। अब अगर एक तरफ एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, उसको हमने एंड के साथ ज्वाइन किया तो ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में है ग्रेग एंड मी। अब इसमें नाउन तो सेम रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो। कौन सी चीज हमें बताती है कि ये कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? इसमें अपने प्रोनाउन को देखना है। इस कॉम्बिनेशन में शी एंड सैंडी, शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये सब्जेक्ट है। ग्रेग एंड मी, अब मी से पता चलता है ये ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेग एंड मी बोथ आर दी ऑब्जेक्ट्स। आपने प्रोनाउन से आपने प्रोनाउन की हेल्प से ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन नाउन और प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये प्रोनाउन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर नीदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट, दे आर रॉन्ग। तो विजिलेंटली ये चीज आपने सेंटेंस में देखनी है। अगर एंड के साथ हम ज्वाइन करते हैं एक सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ही है और साथ में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया ही एंड माई सेल्फ, ना ही ये सब्जेक्ट है और ना ही ये ऑब्जेक्ट है, ये रॉन्ग है, इंटायरली रॉन्ग है। दूसरी एग्जांपल में साजिद एंड हर सेल्फ। अब हर, साजिद इज अ नेम, हर सेल्फ फिर रिफ्लेक्सिव आ गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड के साथ जब आएंगे ना ही वो सब्जेक्ट में करेक्ट होंगे ना ही वो ऑब्जेक्ट के तौर पे करेक्ट होंगे। थर्ड एग्जांपल, मी एंड माई सेल्फ, स्पोकन में बड़ा कॉमन है ये मी एंड माई सेल्फ बोलते हैं। तो मी एंड माई सेल्फ में मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ फिर आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये भी रॉन्ग होगा। जहां कहीं सेंटेंस में आपको किसी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव नजर आ जाए, नाउन के साथ रिफ्लेक्सिव नजर आ जाए या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव नजर आ जाए, तो ये रॉन्ग होंगे, ये एरर होगी, आप फौरन इसको एरर डिक्लेयर करेंगे। रूल नंबर 5, अब इन एग्जांपल्स को देखने से पहले
आपको मैं बता दूं, जो पिछला क्लस्टर हमने पढ़ा कि दो नाउन और प्रोनाउन जब आ जाए तो हमने देखना होता है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो यहां सेंटेंस में आपने इसका यूज देखना है। इफ द प्रोनाउन इज जॉइंड विद एन अदर नाउन, परहैप्स अ नेम, डिसाइड वेदर दे मेक द सेंस ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपने गेस करना है कि इस सेंटेंस में ये जो नाउन जेनी के साथ ये प्रोनाउन आया है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। लेट्स डू इट। इज द गिफ्ट फॉर जेनी और आई। अब आप देख सकते हैं वर्ब है इज द गिफ्ट फॉर, ये प्रेपोजिशन आपको हेल्प करेगी। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जेनी के बाद जो आई है ये रॉन्ग है। अब यहां पे क्या ठीक होगा? इज द गिफ्ट फॉर जेनी और मी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में माय पेरेंट्स एंड देम, यहां देखें देम को आपने देखना है ये एज सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर। आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट, आर गोइंग इज अ वर्ब। तो आप देखें सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब से पहले होती है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होती है। अब जैसे पहली वाली एग्जांपल में देखें इस वर्ब है तो उसके बाद ये क्लस्टर है तो ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हमने आई को मी में चेंज कर दिया। इस एग्जांपल में आप देखें वर्ब से पहले आया हुआ है माय पेरेंट्स एंड देम आर, तो यहां पे देम की बजाय सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आएगी दे। माय पेरेंट्स एंड दे आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड यू सी डैरन एंड ही। इसका भी अंदाजा आपने वर्ब से लगाना है। अब ये सी इज अ वर्ब, अब वर्ब के बाद जो भी यूज होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट नाउन है डैरन एंड ही ये प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, फिर ये सेंटेंस ठीक होगा। जैसे डिड यू सी डैरन एंड हिम, तो यहां पे हिम आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म, फिर जाके सेंटेंस इसका ठीक होगा। तो इस तरह आपने एंड के साथ जब एक नाउन और एक प्रोनाउन आए तो आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट एरिया में आ रहा है या ऑब्जेक्ट एरिया में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको करेक्ट करना है। रूल नंबर 6, एड वर्ब आफ्टर देन प्लस प्रोनाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में देन प्लस प्रोनाउन या एज प्लस प्रोनाउन आ जाए, देन प्लस प्रोनाउन एज प्लस प्रोनाउन आ जाए, तो आपने उसमें वर्ब ऐड करना है। एड वर्ब आफ्टर देन प्लस प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखें शेरी इज टॉलर देन आई। अब शेरी इज टॉलर देन के बाद ये प्रोनाउन आई आ गया, तो आपने वर्ब ऐड करना है, फिर ये सेंटेंस ठीक होगा, मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। शेरी इज टॉलर देन आई एम। रीजन क्या है? शेरी के साथ इज लगता है, शेरी इज, आई इज टॉलर नहीं हो सकता, लिहाजा एम लगाना पड़ेगा। तो ये रूल आपने याद रखना है। देन के बाद जब प्रोनाउन आए, एक तो बात ये याद रखनी है कि देन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, देन और एज के बाद, तो उसके बाद आपने वर्ब लाजमी ऐड करना है। दूसरी एग्जांपल है माय रूममेट स्लीप्स इवन लेटर देन आई डू। तो ये आपने देखना है कि देन और आई आ गया, ये देन और आई आ गए, तो इसके बाद आपने वर्ब लाजमी लगाना है। इसी तरह मोर देन आई डू। इसी नेक्स्ट एग्जांपल में माय सिस्टर लाइक्स कॉफी मोर देन शी लाइक्स, मोर देन मी नहीं आएगा, मोर देन शी लाइक्स, ठीक है, मोर देन आई लाइक। तो जब भी देन के बाद प्रोनाउन होगा आपने वर्ब लाजमी ऐड करना है। रूल नंबर 7, रिलेटिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन रिलेटिव प्रोनाउंस को देखना, क्योंकि हमने स्टार्ट में जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस किए थे तो उसमें हमने देखा था कुछ मॉडिफायर्स आते हैं, पोस्ट मॉडिफायर, जो नाउन के बाद डिटेल्स होती हैं। तो किसी भी नाउन के बाद जब हु के साथ कोई सेंटेंस ऐड किया गया हो, कोई क्लॉज आ रही हो, विच के साथ आ रही हो या दैट के साथ आ रही हो, तो आपने उन प्रोनाउंस को के सही यूज को देखना है। अब करेक्ट यूज क्या है? हु कब लगाते हैं? जब आपका नाउन पीपल यानी कोई ह्यूमन बीइंग हो, लिविंग नेम हो,
या कोई नेम्ड पेट हो, ऐसे पेट जो अपने घर में रखे उनका नाम हो, उनके बाद भी हु लगा सकते हैं। होली एनिमल्स या एक्सटिंक्टेड एनिमल्स, जो जानवर खत्म हो चुके हैं जैसे डायनासोरस वगैरह, होली जैसे हिंदुइज्म में काव है, ऐसे एनिमल्स के बाद भी आप हु लगा सकते हैं। नंबर 2, विच कब लगाना है। ये इंसानों के नाम के बाद विच नहीं लगा सकते, ये नहीं कह सकते दिस इज द पैरट विच सिंग्स, दिस इज द पैरट हु सिंग्स। तो ये विच कब लगाना है, विच हमने इन एनिमेट चीजों के बाद लगाना है। इन एनिमेट कहते हैं बेजान चीजें, लाइफलेस चीजें, वो इनएनिमेट होती हैं, उनके बाद हम विच लगा सकते हैं। लाइक दिस इज द कार, विच, कार एक इनएनिमेट चीज है। इस तरह डोर है, विच इज ओपन, तो विच हम लगाएंगे तब जब इनएनिमेट नाउन आएगा। नेक्स्ट है दैट कब लगाना है। दैट फॉर एनीथिंग एनिमेट और अननेम्ड, कोई भी चीज जो एनिमेट है, जैसे कैट है, अब ये लाइफलेस नहीं है, कैट के बाद हम विच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसी तरह अननेम्ड, आ बॉय, आ डॉक्टर, उसका कोई नाम नहीं है, हमने जनरली आ बॉय का, आ बैगर का, तो अननेम्ड के साथ हम दैट ही लगाएंगे। लुक एट दिस एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मिस्टर तारिक हु इज अ रिनाउंड लॉयर मेट माय फादर यस्टरडे। अब हु मिस्टर तारिक की वजह से आया क्योंकि तारिक एक ह्यूमन नेम है, तो हु आप लगा सकते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, माय फेवरेट डॉग स्काउट, हु, अब ये हु फेवरेट डॉग स्काउट, ये आपका पेट है जिसका नाम भी लिखा हुआ है, तो हु लगा दें, ये करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, ही सैट ऑन द चेयर, अब चेयर जो है ये लाइफलेस चीज है, इनएनिमेट है, तो हम विच लगाएंगे, यहाँ दैट नहीं लगा सकते, विच लगाएंगे। याद रखना है, इनएनिमेट चीजों के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाते हैं। नंबर 3, आई सॉ अ डॉग, अब डॉग लाइफ लिविंग चीज है, डॉग लिविंग चीज है, तो हम दैट लगा देंगे। आई सॉ अ डॉग दैट वॉज इंजर्ड, यहाँ विच वॉज इंजर्ड नहीं लिख सकते। आई सॉ अ बैगर, बैगर बैगर ह्यूमन है, अब दैट लगा सकते हैं। अब यहां पे मैं बता दूं, ये अ बैगर ह्यूमन होते हैं, या हु भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट भी लगाएं तो ये रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम नेम यूज करते हैं तो फिर हम दैट नहीं लगा सकते, जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में था मिस्टर तारिक दैट इज अ रिनाउंड, ये नहीं लगाएंगे, फिर हु ही लगेगा। लेकिन ऐसे ह्यूमन जिनका सिर्फ अननेम्ड कैरेक्टर्स हो, आई सॉ अ बैगर दैट वाज स्टैंडिंग, यू कैन कंसिडर इट करेक्ट। रूल नंबर 8, हु की तीनों फॉर्म्स हैं, जैसे किसी भी प्रोनाउन की हमने फॉर्म्स पढ़ा, हु, आई, माय, मी, सब्जेक्ट केस होता है, पोजेसिव होता है और ऑब्जेक्ट केस होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखना है, हु हमेशा ये इसकी एक ही फॉर्म है, वो सब्जेक्ट फॉर्म होती है। हु इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हुज ये पोजेसिव केस में आता है, पोजेसिव केस में हमेशा ये याद रखें, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन लाजमी लगाते हैं। लाइक हुज बुक इज दिस, हुज हाउस इज दिस, हुज कीज आर दिस, तो हुज के बाद हमेशा नाउन आएगा और हुज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। होम, जब ये होम आएगा, होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस के अंदर आपने इन दोनों का अक्सर क्लैश आता है कि हु लगेगा या होम लगेगा। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। हु और होम आपने डिसाइड करना है। आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी, अब देखिए इस क्लॉज के अंदर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, यू आर इनवाइटिंग टू पार्टी, तो अब सब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे होम आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी, यहां पे हु नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हु और होम में डिसाइड करें कौन सा आना है। इज योर फेवरेट सिंगर, तो इज योर फेवरेट सिंगर, आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहां लगाएंगे हु इज योर फेवरेट सिंगर, होम नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हु और होम गेव यू द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये गेव इज अ वर्ब, तो सब्जेक्ट मिसिंग है, आएगा हु गेव यू द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, होम रॉन्ग होगा। आई डू नॉट नो, हु और होम आई विल वोट फॉर, तो आई विल वोट फॉर में ये इस वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद है, आई विल वोट फॉर समबडी, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आएगा, तो होम करेक्ट होगा, हु रॉन्ग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, आई डोंट नो होम आई विल वोट फॉर। तो सेंटेंस में अगर हु और होम में क्लैश हो तो आपने ये देखना है कि ये सब्जेक्ट की सेंस में यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की सेंस। रूल नंबर 9,
इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का बहुत ज़्यादा रोल है, ख़ास तौर पे ये जो सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर ईच और एवरी आ जाए तो आपने समझना इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी हम इस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। ये वो है फर्स्ट ग्रुप में जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, इनको हमने सिंगुलर ही रखना है। ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, एन अदर, ईदर, नीदर एटसेट्रा, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, याद रखना है आपने, ये सिंगुलर है। ग्रुप 2 में ये जो प्रोनाउंस है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। डिपेंड ये करे कि इनका एंटीसीडेंट कौन। अगर इन प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाते हैं, अगर इनका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाते हैं। तो इनमें कैपेसिटी होती है सिंगुलर भी होने की और प्लूरल भी। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन और सम, ये याद रखना है। जैसे सम वाटर है तो वो सिंगुलर है, सम स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है। तो इन दोनों को अकॉर्डिंगली देखना है। तीसरे ग्रुप में हमेशा प्लूरल ही है, इनको सिंगुलर कभी भी यूज नहीं करना। तीसरे ग्रुप में जो प्रोनाउंस है ये हमेशा प्लूरल होते हैं, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स, याद रखें ये हमेशा प्लूरल हैं। रूल नंबर 10, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, रूल नंबर 10, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउंस हो, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हो, तो उसमें एक सीक्वेंस, खास सीक्वेंस होता है जिसका ख्याल रखना है। जैसे पहले एग्जांपल में देखें, 3 प्रोनाउंस आ रहे हैं एंड के साथ, ही, यू एंड आई। तो ये एक रॉन्ग ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर ये है यू, ही एंड आई, या आई, ही एंड यू। तो आई को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और यू को एंड पे भी, लेकिन जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो सेंटर में ही रहता है। तो ये डिपेंड करता है गुड और बैड एक्शन पे। अगर सेंटेंस में एक्शन जो है वो गुड हो, अच्छा काम हो, तो फिर आपने यू, ही एंड आई यूज करना है। जब नेगेटिव काम कोई हो रहा हो तो फिर आई शुरू में ले आए, आई, ही एंड यू। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर आपने याद रख लेना, ये एफएससी में रूल आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जब 2 प्रोनाउंस एंड के साथ हो, यू एंड वी, जैसे आप देख सकते हैं 2 प्रोनाउंस हैं, तो इसमें पर्सन के हिसाब से ऑर्डर आपने करना है। पहले फर्स्ट पर्सन लगाना है, बाद में सेकंड पर्सन लगाना है। जैसे वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। तीसरे एग्जांपल में ही एंड यू, इसमें भी 2 प्रोनाउन है, तो आपने ये ऑर्डर नहीं फॉलो करना, ये रॉन्ग है। और इसका करेक्ट ऑर्डर पर्सन के हिसाब से, पहले यू सेकंड पर्सन आएगा और ही थर्ड पर्सन है, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। फोर्थ में देखें, आई, यू एंड जैक। अब इसमें एक नाउन है और 2 प्रोनाउन है एंड के साथ, तो इसमें तरतीब ये होनी है जो सही है। जैक यानी नाउन पहले लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये ऑर्डर जो है वो रॉन्ग है। नंबर 5, जिल, ये भी नेम है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन। अब ये ऑर्डर भी रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नाउन लगाना है, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लगाना है, फिर प्रोनाउन की बारी आनी है। तो ये करेक्ट ऑर्डर्स को आपने नोट करना है। अगरचे एंट्रीज टेस्ट में बहुत कम इसका स्कोप है, लेकिन फिर भी ये नाउन से रिलेटेड पॉइंट है, अच्छी तरह आप इसको याद कर लें। रूल नंबर 11, स्टूडेंट्स, पहला जो लेक्चर प्रोनाउन का हुआ था उसमें हमने प्रोनाउन रेफरेंस डिस्कस किया था और ये उसी से रिलेटेड रूल्स हैं। रूल नंबर, इसमें होता ये कि जब आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट्स बहुत ज्यादा हो और प्रोनाउन एक ही लगा हुआ हो, तो फिर वो रॉन्ग होता है और आपको समझ नहीं आती कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो वो कंफ्यूज कर रहा होता है। तो उस वक्त उसको आपने रॉन्ग कंसिडर करना है। एग्जाम्पल देखें, व्हेन आई ओपन द रेफ्रिजरेटर आई फाउंड अ डिलीशियस क्रीम केक, एन एप्पल, अ टिन कैन, फुल स्टॉप। आई डिजायर टू हैव इट, आपने हैव इट कहा। अब इनमें से इट सिंगुलर है, वो रिप्लेस कर सकता है कैन को भी, एप्पल को भी, आइसक्रीम केक को भी। तो ये टू मैनी एंटीसीडेंट्स हैं, केक, एप्पल और कैन, ये तीनों एंटीसीडेंट्स हैं। आई प्रोनाउन है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि इट किसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये जब टू मैनी एंटीसीडेंट्स हो और एक प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन रॉन्ग होता है। और उसका सोल्यूशन क्या करना है, यहाँ पे आपको वो नाउन दोबारा लिखना पड़ेगा जिसके लिए आप डिजायर कर रहे हैं। आई डिजायर टू हैव एन एप्पल और a tin can or a delicious ice cream cake.
सेकेंड एग्जाम्पल, द शेल्फ वॉज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बट इट इज अगेंस्ट माई चॉइस बिकॉज आई डू नॉट लाइक इट। इट अब सिंगुलर है, तो अब ये इट किसको रिप्लेस करें? नॉवेल्स प्लूरल है, इसको तो नहीं कर सकता, मैगजीन्स भी प्लूरल है, न्यूज़पेपर प्लूरल है। अगर हम देम लगाएंगे तो भी ये रॉन्ग होगा, क्योंकि देम डेफिनेटली, देम का मतलब है ऑल ऑफ देम, नॉवेल्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स, या इंडिविजुअली नहीं समझ आएगी कि ये देम क्या है। तो वेन एवर यू हैव टू मैनी एंटीसीडेंट्स and you have just one pronoun, then that pronoun is wrong. आपने यहाँ पे वो specifically noun लिखना है, that I do not like novels, or I do not like magazines, or I do not like newspaper, then it will be correct. Rule number 12. Sometimes the error of pronoun occurs when we are unable to identify the antecedent. तो हमें antecedent मिलता ही नहीं है sentence में, because it is hidden. लुक एट द एग्जाम्पल। अब ये जो हिम प्रोनाउन है, इस सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। येस्टरडे डॉक्टर्स क्लिनिक वॉज क्लोज्ड सो आई कुड नॉट मीट हिम। अब हिम आपको पता है मेल प्रोनाउन सिंगुलर है, और इसका एंटीसीडेंट सेंटेंस के अंदर ढूंढते हैं, तो वो है ये वाला पार्ट, डॉक्टर्स क्लिनिक। अब अपॉस्ट्रोफी में हमें पता चलता है डॉक्टर्स क्लिनिक, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिक नॉट डॉक्टर, तो क्लिनिक के लिए ये प्रोनाउन रॉन्ग होगा। तो ये हिडन है, इसी वजह से ये हिम जो है दैट विल बी रॉन्ग। तो इस एग्जांपल में द ओनर ऑफ दिस हाउस इज आउट ऑफ सिटी, दैट्स व्हाई इट इज लॉक्ड अप। इट का हमने एंटीसीडेंट ढूंढना है। एंटीसीडेंट डेफिनेटली हम पीछे जाएंगे, वो वर्ड जो इसको वेरीफाई करेगा, ओनर ऑफ द हाउस। तो ओनर ऑफ द हाउस में आप देख सकते हैं ऑफ प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन्स हैं, ओनर और हाउस। अब डेफिनेटली ऑफ प्रेपोजिशन से पहले वाला जो नाउन होता है वो हमारा एक्चुअल नाउन होता है। अब ओनर के लिए क्या हम इट यूज कर सकते हैं? नो, दैट्स व्हाई आपका जो एंटीसीडेंट है वो हिडन है, रॉन्ग है, इट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये प्रोनाउन इट यहाँ पे रॉन्ग है। रूल नंबर 3, sometimes the error of pronoun occurs as no antecedent to pronoun is there in a sentence. उसका एंटीसीडेंट होता ही नहीं है बिल्कुल। इसमें याद रखना है, ये जो इट सेज में इट है, आप देख सकते हो इसका एंटीसीडेंट कौन कहता है, इट का कोई भी नाउन रेफरेंस मौजूद नहीं है, सो इट विल बी रॉन्ग। इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री हैज गॉट अ सडन स्लम्प। रूल नंबर 14, यूज पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर अ जेरेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली है। जब सेंटेंस में जेरेंड के साथ, जेरेंड कहते हैं आईएनजी फॉर्म में नाउन को, I don't mind his going to the party or I don't mind him going to the party। तो रूल ये है कि जब कभी जेरेंड के साथ ये प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो आपने उसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है? पोजेसिव। अब इसमें प्रोनाउन हिज है, ये पोजेसिव है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल बी रॉन्ग हियर, पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी करेक्ट। दोबारा इसको देख लें, जब कभी आपके सेंटेंस में जेरेंड से पहले कोई प्रोनाउन आ रहा हो तो उसकी पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म करेक्ट होगी, बाकी सारी रॉन्ग। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपके साथ कुछ डिस्कस किए। लेट्स डू सम एग्जांपल्स एंड सॉल्व सम एमसीक्यूज। अब एक्टिविटी ये आपने करनी है। एक्टिविटी क्या है? मैच प्रोनाउन विद इट्स रिस्पेक्टिव एंटीसीडेंट। अब इस सेंटेंस में मैं प्रोनाउन को हाईलाइट करूंगा और आपने उसका एंटीसीडेंट, प्रोनाउन है आपका इट, इसका मुझे आपने एंटीसीडेंट बताना है। Read the sentence. If Fanny could gain it, 20 pounds would put her in huge economic stress. तो यहां पे जो 20 pounds हैं, this is the antecedent. If Fanny could gain 20 pounds, it would put, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको स्विच करें कि एंटीसीडेंट को पहले लिखें और इसकी जगह आप प्रोनाउन इट लिखें, इट इज मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आप ये कह सकते हैं इट का जो एंटीसीडेंट है वो 20 पाउंड्स है। 20 पाउंड्स, अब ये जो प्लूरल है लेकिन इट जो है वो सिंगुलर है। अब हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा कि करेक्ट है या नहीं। डेफिनेटली इट यहाँ पे रॉन्ग होगा, वी नीड अ प्लूरल प्रोनाउन ओवर हियर। इफ फैनी कुड गेन देम, देम विल बी प्लूरल। नॉट ओनली गोवा
बट ऑल्सो कराची इज नोटेड फॉर देयर बीचेस। अब यहाँ पे देर को बताएं कि देर प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट ढूंढे कौन सा है। आप देख सकते हैं नॉट ओनली गोवा बट ऑल्सो कराची। अब यहाँ पे हमारे पास दो नाउन्स हैं, गोवा एंड कराची। अब इसमें असल आपका एंटीसीडेंट कौन सा होगा? तो रूल आपने पढ़ा होगा कि जब दो नाउन्स को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ज्वाइन करते हैं, सेकेंड वन इज आर एक्टिव नाउन। तो कराची जो है ये एक्चुअल एंटीसीडेंट है। तो कराची सिंगुलर है तो देर प्लूरल लगा हुआ है, तो हमने देखा कि देर यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो हमें इट्स लगाना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में, देन इट विल बी करेक्ट। तो देखा आपने कि जब आपको एंटीसीडेंट मिल जाता है तो प्रोनाउन की एरर को ढूंढना, करेक्ट करना और जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। इफ एनीवन विशेस टू लीव द क्लास यू मे गो नाउ। अब यू जो है इसका हमने एंटीसीडेंट देखना है, किस को कहा जा रहा है यू मे गो नाउ? एनीवन को। एनीवन आप देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है। अब एनीवन के बाद हम ही और शी लगाते हैं, यू नहीं लगाते, तो दैट्स व्हाई यू इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे यू होता तो हम यहाँ भी यू लगाते, वो केस एरर। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन सारा's fingers were strumming the guitar she signaled the pianist to play। अब मुझे ये बताएं प्रोनाउन शी का एंटीसीडेंट क्या कौन सा है? क्या शी का एंटीसीडेंट गिटार है या सारा's फिंगर्स? तो ऑब्वियसली सारा's फिंगर्स है। सारा's फिंगर्स, सारा नहीं, सारा's फिंगर्स। तो आप देख सकते हैं हमें डॉज ये नाउन करता है सारा, और हमने कहा ये शी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सारा's फिंगर में देख सकते हैं फिंगर्स इज करेक्ट। फिंगर्स के साथ अगर आप मैच करें इस प्रोनाउन को शी को, तो ये इनकरेक्ट है। फिंगर्स प्लूरल है और फिंगर्स के लिए शी रॉन्ग है। इस प्रोनाउन को हम कहेंगे ये रॉन्ग प्रोनाउन है, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता वो रॉन्ग होता। नाउ कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। Many a student has appeared in their paper in spite of the heavy showers of rain and a severe traffic jam। अब इसमें आपने देखना है इस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में 4 पार्ट्स अंडरलाइन होंगे, उनको आपने देखना है कहीं कोई प्रोनाउन तो अंडरलाइन नहीं है। यस, ये है बी ऑप्शन। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके एंटीसीडेंट को फाइंड करें। इसका एंटीसीडेंट क्या है? मैनी आ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन देयर पेपर। कौन अपीयर हुआ है? मैनी आ स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं मैनी आ के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो इसके प्रोनाउन को भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आपका जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है, लेकिन आपका प्रोनाउन प्लूरल है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। तो करेक्ट इसका क्या होगा? मैनी आ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन हिज और हर पेपर, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, इसमें हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, although the time has exceeded Julie or Edward has not finished their paper yet। अब देर आपका प्रोनाउन है, ये चेक करें ठीक है या नहीं। अब इसका आपने एंटीसीडेंट फाइंड करना है। एंटीसीडेंट कौन सा है? ऑफ कोर्स ये जूली और एडवर्ड है। अब इसमें आप देखें जूली और एडवर्ड में और यूज हुआ है, तो आपको ये रूल याद होगा, इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, we have the second noun as active noun। तो एडवर्ड जो मेल नेम है वो हमारा एंटीसीडेंट बन गया। अब उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन चेक करें, देयर, ये रॉन्ग है। तो इसके लिए करेक्ट क्या लगाएंगे? एडवर्ड चूंकि मेल है तो हम लगाएंगे ही। एडवर्ड हैज नॉट फिनिश्ड हिज पेपर येट। तो आपका एंटीसीडेंट इसमें एडवर्ड है। आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, The cricket team has given their best in the final match of tournament। अब देखें ये प्रोनाउन आपने देखना देयर प्लूरल है। अब इसका पहले नंबर पे आपने एंटीसीडेंट ढूंढना है, वो है क्रिकेट टीम। ये जो वर्ड क्रिकेट टीम देख सकते हैं, इसमें जो वर्ड टीम है ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव का एक्शन अगर सेम होगा तो सिंगुलर, अगर डिफरेंट होगा तो प्लूरल। तो हैज गिवन देयर बेस्ट, तो सब ने बेस्ट देने की कोशिश की, तो कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर। तो आप टीम को देर के साथ मैच करें तो आप देख सकते हैं ये एक एरर है, क्योंकि टीम अब सिंगुलर है तो प्रोनाउन को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। टीम के लिए हम हिज और हर नहीं लगा सकते, कलेक्टिव नाउन के लिए हम इट लगाएंगे इन केस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन।
तो क्या आएगा, द क्रिकेट टीम हैज गिवन इट्स बेस्ट, then it will be correct. Next MCQ, the witness called the television station. The witness called the television station, but they did not answer. They pronoun है, इसका antecedent बताएं कौन सा है. The witness called the television station, but they did not answer. किसने आंसर नहीं किया, तो यहाँ इसका कोई antecedent नहीं है. We have no antecedent to verify this pronoun. That's why this pronoun is wrong. The committee put their signatures on the final report. अब committee again collective noun है, और आप देख सकते हैं इस pronoun को चेक करते हैं इस antecedent के साथ मिलाकर. committee collective noun है और सबने signatures किए, action same, so we will consider this collective noun as singular. Pronoun is plural, that's why it's wrong. Between you and I, अब दो प्रोनाउन एंड के साथ है. यू देख रहे हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म इसकी सेम होती है. आई ये सब्जेक्ट फॉर्म है. अब यहां इसका सब्जेक्ट फॉर्म करेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेट्स सी. बिटवीन यू एंड आई वॉज द सीक्रेट. द सीक्रेट वॉज बिटवीन यू एंड आई और यू एंड मी. अब ये डिसाइड करेंगे, बट दैट इज ऑन एयर नाउ, सो आई थिंक ईदर यू और आई हैव बिट्रेड. तो यहां भी यू एंड आई क्लस्टर यूज हुआ है. तो इसमें देखें वर्ब से पहले यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्ट होने चाहिए. तो यू भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी इज ओके. लेकिन यहां पे बिटवीन यू एंड आई वॉज, यू एंड आई वॉज द सीक्रेट. तो इस सेंटेंस को अगर आप इसकी इन्वर्जन खत्म करके इसको रेगुलर स्टाइल में लिखें, द सीक्रेट वॉज बिटवीन यू एंड आई, तो आपको समझ आ रही है कि यू एंड आई एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है. तो यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन आई की सब्जेक्ट फॉर्म लगी हुई है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी वॉज द सीक्रेट. नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक स्टैम्प्स विच वॉज. अब विच जो है वो स्टैम्प्स को कर रहा है, आप देख सकते हैं वो लाइफलेस है, तो ये विच करेक्ट है. विच वॉज, अब आपने देखना है विच स्टैम्प्स को कर रहा है, ये प्लूरल है, जबकि यहाँ वर्ब सिंगुलर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. तो यहीं से हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इज रॉन्ग. अब हु है, ये किसको कर रहा है, मॉडिफाई रॉबर्स को, और रॉबर्स ह्यूमन है, तो हु करेक्ट है. डी ऑप्शन में अगर हम देखें, दे कुड बी ऑफ एनी यूज, तो दे किस इस प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, स्टैम्प्स. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू सीजन ऑफ सस्पेंस प्लेज विच वर. अब विच जो किसको एक्सप्लेन करे, ये पूरी फ्रेज है, द सीजन ऑफ सस्पेंस प्लेज. अब आप देखें यहां पे सीजन है, सीजन ऑफ सस्पेंस प्लेज विच वर हाईली एडमायर्ड बाय द कॉमन मैस इज अगेन रेडी टू हिट द बॉक्स ऑफिस विद देयर पर्टिकुलर. तो यहां पे आपने देखना है विच प्लेस को कर रहा है, और प्लेस प्लूरल है, तो विच वर. आगे सेंटेंस में यहां देखिए डेल्टा ऑप्शन में देयर है, तो देयर का एंटीसीडेंट कौन सा है, सीजन, नॉट प्लेस. तो जब भी दो नाउन्स ऑफ प्रेपोजिशन के साथ आएंगे, तो जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है. इन केस ऑफ अपोस्ट्रोफी, जब अपोस्ट्रोफी के साथ दो नाउन आएंगे, तो सेकंड नाउन जो होगा वो आपका एंटीसीडेंट होगा. तो सीजन सिंगुलर है, और इसको मिला के देखें देयर के साथ, तो क्लैश है, दैट्स व्हाई इट इज मिस्टेक. तो सीजन का प्रोनाउन करेक्ट क्या होगा, इट्स पिक्यूलियर एक्शन, इट्स. लास्ट क्वेश्चन है, द ऑनरेबल कोर्ट एक्सोनरेटेड यू, हिम एंड आई. यहाँ पे देख लें सारे के सारे प्रोनाउन एक क्लस्टर में आए हैं. आफ्टर गेटिंग, यहाँ ऑर्डर चेक करना है आपने कि ये किस ऑर्डर में आए हैं. आफ्टर गेटिंग टेंजिबल प्रूफ्स फॉर नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशन ऑफ द मेयर, यू, हिम एंड आई. अब देखना ये है कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे आए हैं या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे आए हैं. द ऑनरेबल कोर्ट एक्सोनरेटेड, तो ये वर्ब है, जो वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे. तो यू ऑब्जेक्ट फॉर्म करेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म करेक्ट, आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई की वजह से ये ऑप्शन बी रॉन्ग हो गई. करेक्ट कैसे होगा, आई की जगह मी लिख देंगे, सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आ जाएंगे, इट विल बी करेक्ट. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको प्रोनाउन के एरर्स को कैसे फाइंड करना है ये सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी.
Keep watching it, keep practicing. Thank you very much. Allah Hafiz.